कहीं और से सर्जरी कराई राइनोप्लास्टी की, और सर्जरी के बाद हमें काफ़ी सांस लेने में तकलीफ आ रही है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसको समझें। अब सांस लेने के लिए जो हमारा नाक का स्ट्रक्चर है उसको समझना ज़रूरी है। नाक के सेंटर में होता है सेप्टम, जो कि दीवार है राइट एंड लेफ्ट नाक के बीच में। नाक के दोनों साइड के अंदर होती हैं कुछ बोनी स्ट्रक्चर जिनको बोला जाता है टर्बिनेट। और एक बात और, नाक की साइड वॉल्स में सेप्टम के साथ होता है एक वॉल्व जिसको इंटरनल वॉल्व बोला जाता है। इंटरनल वॉल्व, सेप्टम और टर्बिनेट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो नोज की पेटेंसी को बना के रखती हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। आइए समझते हैं, जो सेप्टम अगर वो टेढ़ा हो जाए राइट या लेफ्ट साइड में, इसको डिवेटेड सेप्टम बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो अगर वो राइट साइड में डिवेट हुआ है तो राइट साइड में आपकी सांस कम आएगी, लेफ्ट साइड में सांस नॉर्मल आ सकती है। अगर आपके दोनों वॉल्व कोलैप्स कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल वॉल्व कोलैप्स कर रहे हैं, तो जब आप सांस लेने की कोशिश करेंगे तो नाक आपका बंद हो जाएगा और आप सांस नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से जो आपके टर्बिनेट्स हैं वो इन्फेक्शन में, एलर्जी में कई बार ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो ब्रीदिंग स्पेस को ब्लॉक कर देते हैं, सांस लेने में आपको तकलीफ हो जाती है। अब राइनोप्लास्टी का क्या रोल आता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जब राइनोप्लास्टी सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका सेप्टम डिवेटेड है या नहीं, राइट या लेफ्ट साइड में कहीं झुक तो नहीं रहा है। सेकेंड, आपका टर्बिनेट्स तो नहीं बढ़े हुए हैं, आपके इंटरनल वॉल्स नॉर्मल हैं कि नहीं। या राइनोप्लास्टी दो तरह की हो सकती है, कॉस्मेटिक और फंक्शनल। कॉस्मेटिक का मतलब सिर्फ शेप को हम चेंज कर रहे हैं, फंक्शनल का मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम का जो कारण है उसको रिमूव कर रहे हैं। सीटी स्कैन, पीएनएस और एंडोस्कोपी को करा के हमें समझना होता है कि किस कारण से आपका नाक बंद हो रहा है और ठीक से काम नहीं कर रहा। इसलिए जब भी हम सर्जरी करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फंक्शनल और कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी को दोनों में ध्यान में रखते हुए उसको सर्जरी के टाइम हम प्रॉपर्ली सॉल्व करें। अब एक बात और, अगर हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कर रहे हैं उसमें खास करके अगर हमने नाक को पतला करने के लिए ऑस्टियोटमी की है, नाक की हड्डी को पास में ला रहे हैं, तो इंटरनल वॉल कोलैप्स ना हो उसमें स्प्रेडर ग्राफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ सर्जन स्प्रेडर ग्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे में बाद में जाके इंटरनल वाल्व का कोलैप्स होने का चांसेस है जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ऐसे अगर आपके टर्बिनेट्स एनलार्ज्ड हैं और अगर हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम उन टर्बिनेट्स पे भी काम करें, उन टर्बिनेट्स को हम पतला करें ताकि आपको ब्रीदिंग लेने में बाद में कोई तकलीफ ना आए। एक बात याद रखें, इस सर्जरी करने से पहले और ड्यूरिंग सर्जरी अगर हम बहुत केयरफुल रहते हैं, सारी बातों का ध्यान रखते हैं, तो राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है उसके होने की पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर होती है। इस टॉपिक पर मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन हमें लिख के भेजें, आई विल आंसर देम। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर हमसे शेयर करें एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। आई होप ये सीरीज आपके लिए यूजफुल है। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि वीडियोज आपके लिए कितने काम के हैं, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखकर भेजें, बिकॉज दैट गिव्स अस एनकरेजमेंट टू मेक more of such educational videos. Thank you.